नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं भारत की कला संस्कृति की, वेशभूषा की, खान पान की और भारत के धरोहर की। आज के अंक में हम बात करेंगे हस्तकला की। दर्शकों, हस्तकला कहे या हाथ की कारीगरी कहे, कभी हम अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, कभी हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोक कला विशेषज्ञ अशोक कुमार सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। धन्यवाद सर जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हस्तकला क्या है। अगर आम भाषा में जाने तो किस तरह से हम हस्तकला को देखते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हस्तकला यानी जो कला हाथों से बनाई जाती है वो हस्तकलाएं कही जाती हैं। वैसी कला आज के समय में जो तकनीकी का युग है उसमें छिटपुट रूप से अब मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। छोटे मोटे औजार से जो कलाएं तैयार होती हैं उन्हें हस्तकला की श्रेणी में रखा जाता है। सर, हस्तकला के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के हस्तकला हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। मैं चाहूँगा उन हस्तकला के बारे में बताएं, कौन कौन से हैं। कई बार ऐसा देखा गया है जो बांस के है उनके द्वारा बनाई जाती हैं कई चीज़ें, कुछ जूट के द्वारा बनाई जाती हैं। मैं चाहूँगा कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ हमारे दर्शकों को। सिर्फ अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में लगभग 24-25 तरह की जो है हस्तकलाएँ हैं। उसमें पेपर मेसी, टेराकोटा, पेंटिंग, हर राज्यों की अलग अलग पेंटिंग है। जिस तरह से लोक कथाएँ हर राज्यों में अलग अलग है, उसी तरह से विभिन्न राज्यों में अलग अलग लोक कलाएँ हैं। गुजरात की लोक कला अलग है, बंगाल की लोक कला अलग है। बिहार की बात करें तो यहाँ मधुबनी पेंटिंग या फिर मंजूषा पेंटिंग या फिर भोजपुरी पेंटिंग, कई तरह की लोक कलाएँ बिहार में मौजूद हैं। इसके अलावा टेराकोटा, पेपर मेसी, इसके अलावा कई तरह की सिक्की कला बिहार में एक जो है कि मधुबनी पेंटिंग में सबसे लोकप्रिय है सिक्की कला। एप्लिक कसीदाकारी है, उसके अलावा सूजनी का काम है। ढेर सारी कलाएँ, लगभग पता है कि बिहार में 24 प्रकार की लोक कलाएँ मौजूद हैं। आज इनमें बड़े पैमाने पर लोग सक्रिय हैं। सर, अभी आपने मधुबनी पेंटिंग की बात की। बिहार ही नहीं, देश में और जो अगर विदेश की बात करें वहाँ भी बहुत मशहूर है मधुबनी पेंटिंग। इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं मधुबनी पेंटिंग की? मैं चाहूँगा उससे हमारे दर्शकों को आप रूबरू कराएं। मधुबनी पेंटिंग, जैसा आपने कहा कि इसे बिहार ही नहीं अब पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। तो मधुबनी पेंटिंग शुरुआती समय में जब जानकारी में आई, ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत रामायण काल में हुई थी। यहाँ तक कहा जाता है कि जो जगत जननी सीता हैं वो खुद मधुबनी पेंटिंग करती थी। जो भगवान राम की जो शादी बारात गई थी जनकपुर में, तो कहा जाता है कि उस समय पूरा जनकपुर को जो है मिथिला पेंटिंग से सजाया गया था। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग दोनों एक ही नाम है। तो मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत तो काफ़ी प्राचीन है और मिथिलांचल के लोगों के बीच में शुरू से ही लोकप्रिय है। लेकिन ये 1934 में जब वहाँ भूकंप आया था मिथिलांचल में, पूरे उत्तर बिहार में भूकंप बड़े पैमाने पर आया था। उस समय ये जानकारी में आई कि बिहार में कि मधुबनी में इस तरह की कोई कला है जो मिट्टी के दीवारों पर देखी गई। उसके बाद से लोगों की जानकारी में आई। उस समय सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और मधुबनी पेंटिंग की जो खूबसूरती है, मधुबनी पेंटिंग में देखिए 3 प्रकार की पेंटिंग है। एक है मधुबनी पेंटिंग में 3 स्टाइल है। एक इसको कहिए रंग शैली, रेखा शैली, और एक आजकल एक आ गया है गोदना पेंटिंग। तो 3 तरह की मधुबनी पेंटिंग हो गई है, जिसका पूरा नाम मधुबनी पेंटिंग ही कहते हैं। गोदना शैली, रंग शैली और कचनी शैली। कचनी, भरनी और गोदना 3 शैलियाँ हैं। तीनों की अलग अलग खूबियाँ हैं। कचनी शैली में जो होता है रेखा चित्रों की उसमें प्रधानता होती है। ज़्यादा आप रेखा चित्र देखेंगे वो कचनी शैली हुआ। और जिसमें ज़्यादा रंग का प्रयोग होता है उसको भरनी कहते हैं। और गोदना शैली आप जानते हैं, जो शरीर पर जो गोदना पहले बनाए जाते थे उसको आधार बना के अब कलाकारों ने गोदना शैली को भी मधुबनी पेंटिंग में समाहित कर लिया। तो मधुबनी पेंटिंग में 3 शैलियाँ हैं और तीनों की अलग अलग खूबियाँ हैं। और आपको यह जानकर खुशी हुई कि मधुबनी पेंटिंग पूरे देश में एकमात्र ऐसी कला है जिसमें 6 पद्मश्री हैं।
भारत में कोई दूसरी अन्य कला नहीं है जहाँ की 6 पद्मश्री किसी एक पेंटिंग में हो, जो मधुबनी पेंटिंग में है। सर, बिहार मिज़ोरम की बात करें तो बिहार मिज़ोरम साथ मिलकर कई कल्चरल एक्सचेंज जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की। उन्होंने कई प्रोग्राम्स किए हैं, इवेंट्स किए हैं, जो कैंपेन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आजकल कल्चरल एक्सचेंज की पद्धति पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई। हर स्टेट एक दूसरे राज्य में जाकर अपने कला का, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। बिहार में भी कई मौके ऐसे आए हैं जब हम लोग को मिजोरम की संस्कृति को, लोक संस्कृति को, उसके लोक नृत्य को देखने का अवसर मिला है और यहाँ की टीम भी मिजोरम गई है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है, एक दूसरे राज्य के संस्कृति को, लोक संस्कृति को जानने का, समझने का बहुत बेहतर मौका होता है ये सब अवसर। और उसमें वहाँ की लोक संस्कृति, लोक नृत्य को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। मिजोरम की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। जिस तरह से बिहार की संस्कृति है, लोक संस्कृति, उसी तरह से मिजोरम की संस्कृति भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। सर, बिहार की हस्तकला की बात हो रही है। अगर दिल्ली हाट की बात करें तो हर साल वहाँ पर देखा जाता है कि जो बिहार की हस्तकला है, जो बिहार में जो बैम्बू, बांस के या सिक्की के जो उत्पाद है उससे बनी हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत लोकप्रिय रही हैं। वहाँ भागलपुर की सिल्क हो, वो बहुत लोकप्रिय रही है। हर साल एक अलग किरदार के रूप में, एक अलग अनुभव के रूप में देखने को मिलता है। जो हमारा हस्तकला है वो दिन प्रतिदिन बिहार में नहीं बल्कि हर जगह श्रेष्ठ बनता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों में लोकप्रिय होता जा रहा है। तो दिल्ली हाट एक नमूना है जो हर साल देखने को मिलता है, वहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। आपने सही कहा। अभी तक आज से अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो पहले सिर्फ बिहार का मतलब मधुबनी पेंटिंग से माना जाता था। देश विदेश कहीं भी बात हो कि बिहार की लोक कला की बात हो तो मधुबनी पेंटिंग की बात आती थी। लेकिन सरकार के प्रयासों से अब बिहार की कई कलाएं काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग के अलावा बिहार में एक मंजूषा पेंटिंग है, फिर टिकुली कला है, पटना की टिकुली कला है, या मधुबनी में कुछ इलाकों में पेपर मेसी का काम बड़े पैमाने पर होता है। फिर सिक्की कला है, पत्थरकट्टी है गया के पास। पत्थरकट्टी में स्टोन क्राफ्ट का बहुत करीब 500 कारीगरों की संख्या वहाँ है जो सिर्फ स्टोन क्राफ्ट में लगे हुए हैं। कहने का मतलब कि बिहार में अब सुजनी का काम, एप्लिक कसीदाकारी का काम, टिकुली पेंटिंग का काम, इन सब का काम बड़े पैमाने पर होता है। और जब इसको हम लोगों ने देश के स्तर पर इसको ले गए, चाहे मुंबई का काला घोड़ा हो, काला घोड़ा मुंबई का बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ की हस्तशिल्पी बिक्री होती है, मेला एग्जीबिशन होता है, या फिर दिल्ली हाट है। आप जब भी दिल्ली हाट जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार के 10-15 स्टॉल कम से कम सालों भर 15 दिन पर वहाँ 15 दिनों के लिए स्टॉल मिलता है, लेकिन उसमें बिहार से 10-15 स्टॉल निश्चित रूप से बिहार के दिखाई देंगे। और उनके प्रोडक्ट जो हैं उसकी डिमांड भी बहुत बड़े पैमाने पर है। इसलिए यहाँ के कारीगर अक्सर हाँ दिल्ली हाट में या फिर कला घोड़ा में या हैदराबाद में, भोपाल में आप जाएं, कलकत्ता में आप जाएं तो आपको बिहार के कलाकार अपने प्रोडक्ट के साथ वहाँ के बाज़ारों में आपको हमेशा दिखेंगे। सर, हाथ की कला है ये, इसमें कितना वक्त लगता होगा अगर हम बैम्बू के इस्तेमाल से बनाते हैं या अलग अलग पत्थरों के इस्तेमाल से हम कुछ कारीगरी करते हैं? इसमें काफ़ी वक्त और काफ़ी धैर्य की आवश्यकता होती होगी। तो कितना वक्त लगता होगा इसको तैयार करने में और कितनी मेहनत लगती होगी उन लोगों को, कितनी लागत लगती होगी, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। आपने समय की बात कही तो देखिए अलग अलग कलाओं में निर्माण में अलग अलग समय लगता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो एक पेंटिंग बनाने में 22-30 साइज़ का अगर मान लिया पेंटिंग रखे, जो नॉर्मल साइज़ सबसे अधिक बिक्री होती है 22-30 साइज़ की, तो उस पेंटिंग को बनाने में एक कलाकार को कम से कम 3-4 दिन समय लगता है। तो एक मधुबनी पेंटिंग की बात हुई। अब स्टोन क्राफ्ट की बात है तो स्टोन क्राफ्ट पत्थर की मूर्ति बनाने में साइज़ के ऊपर है, 1 फीट की बन रही है कि 12 इंच की बन रही है कि 4 फीट 5 फीट तक की मूर्तियाँ बिहार में बनती हैं, तो उसमें महीनों लगते हैं। अगर 5 फीट की कोई मूर्ति तैयार करनी है तो उसके बनाने में महीनों कलाकार को समय लगता है।
मधुबनी पेंटिंग या फिर टिकुली पेंटिंग जो पटना की पेंटिंग है, उसको बनाने में भी 3 से 4 दिन अमूमन लगता है। उसके लिए पृष्ठभूमि पहले तैयार करते हैं, उसके बाद उसको पेंटिंग करते हैं, चारकोल से खींचते हैं, टिकुली में वुड में लकड़ी को पहले घिसते हैं, उसको फिर ब्लैक रंग से पेंट करते हैं, फिर उसके बाद सुखाते हैं, फिर उस पर पेंटिंग करते हैं। तो इस सब में 3 से 4 दिन एक पेंटिंग तैयार करने में समय लगता है कलाकारों को लगभग अमूमन। अब वैसे स्टोन क्राफ्ट या पेपर मेसी को सुखाना पड़ता है। पेपर मेसी को आप पहले उसको पानी में भिगो के उसको गीला किया जाता है, फिर उसके बाद जब सूखता है तो उससे फिर मूर्ति तैयार होती है, फिर उसको पेंटिंग की जाती है उस पर। तो इस सब में कम से कम 3 से 4 दिन समय लगता ही है। सर, हस्तकला की कई सरकारी दुकानें भी हैं ताकि जो ओरिजिनल चीज़ है वो लोगों तक पहुंच पाए। तो सरकार के द्वारा भी कई ऐसी दुकानें मुहैया कराई गई हैं जहां पर लोग आसानी से जाकर खरीद सकते हैं, जो एकदम ओरिजिनल चीज़ है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग धोखाधड़ी के भी शिकार होते हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल पाते। इसलिए सरकार के द्वारा इन तरह की सरकारी दुकानें मुहैया कराई गई हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब से लोगों का रुझान बढ़ा है हस्तशिल्प के प्रति, हस्तकलाओं के प्रति, तब से सरकार ने कई दुकानों का निर्माण किया है पटना में। पटना की बात करें तो पटना में सबसे बड़ा अभी खादी मॉल है गांधी मैदान के पास। उसके अलावा मौर्यालोक में बिहार एम्पोरिया है, या फिर बिहार म्यूजियम में हैंडीक्राफ्ट्स का स्टॉल है। तो पटना में 3 सरकारी दुकानें जो हैं हैंडीक्राफ्ट्स के बिक्री के लिए, एक हैंडलूम हाट खुला है फ्रेजर रोड में। तो 4 दुकानें पटना में हैं और काफ़ी अच्छी बिक्री है। आपको ताज्जुब होगा, चूँकि मैं अभी हाल तक वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है खादी बोर्ड का, खादी मॉल मेरे जी में ही था। वहाँ एक दिन में बिक्री 15 लाख तक पहुँच जाती थी। तो इतना हैंडीक्राफ्ट्स के प्रति लोगों का लगाव और रुझान है। ये अभी देखा आपने कि यहाँ ज्ञान भवन में सरस मेला लगा है, वहाँ आप जाएंगे तो देखें कि इतनी भीड़ उमड़ रही है लोगों की, रोज़ लाखों रुपए की बिक्री हो रही है। तो बिहार के हस्तशिल्प, हस्तकलाओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और उसके फलस्वरूप बिक्री भी बढ़ी है। अब बड़े संख्या में लोग बिहार की हस्तकलाओं को खरीदने के लिए बाज़ार में पहुँचे हैं। अब तो ऑनलाइन का भी युग हो गया है। अभी अमेजन से, फ्लिपकार्ट से सरकार ने सब जगह से कांटेक्ट किया है, उनके साथ एक अनुबंध किया है। अब आपको ऑनलाइन भी बिक्री शुरू हो गई है, उसमें भी देश विदेश से ऑर्डर मिल रहे हैं और उसका सप्लाई भी हो रहा है। सर, हस्तकला और हस्तशिल्प में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा हमें अवगत कराएं। देखिए, बहुत मामूली सा फर्क है हस्तकला और हस्तशिल्प में। वैसी कला जो लोक में रची घुली है, सदियों से चली आ रही है लोक में, वो कलाएं, उसमें हम मधुबनी पेंटिंग को ले सकते हैं, या जो टिकुली पेंटिंग है, मंजूषा कला है, जो लोक कथाओं का आधार बनाकर वो कला का निर्माण किया जा रहा है। वैसी कलाएं जो सदियों से लोक में घुली मिली हैं, उनको लोक कला की श्रेणी में रखा जाता है। और जहाँ तक लोक शिल्प की बात है, तो लोक शिल्प भी जो लोक में हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। जब से मानव जागृत हुआ या उसमें नए नए दृष्टि उसकी विकसित हुई, उस समय नए नए उत्पाद आए आवश्यकता के अनुरूप। अब बौद्ध काल की बात करें तो उस समय आप सुनते होंगे बम्बू से बौद्ध, जितने बौद्धिस्ट थे, बौद्ध थे, वो बम्बू के बने हुए चप्पल पहनते थे, अपने इस्तेमाल करते थे। तो बम्बू क्राफ्ट का उपयोग उस समय से ही शुरू हो गया था। सिक्की कला, डलिया, मौनी, ये सब आवश्यकता के अनुरूप लोगों ने शुरू से ही, आज से सदियों पहले से ही उसका निर्माण, जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती गई, उसके हिसाब से जो उसके पास उपलब्ध संसाधन थे, उसको उसने एक शिल्प का रूप दे दिया। मौनी, डलिया गांव देहातों में आप देखे होंगे, या फिर सोने के लिए बिछावन, सूजनी का काम, सजावट के लिए उसमें कसीदाकारी, एप्लिक का काम, ये सब सदियों से होता आया है। शिल्प को उसमें मानव ने शिल्प का रूप दे दिया, एक सौंदर्य दिया। तो
लोक शिल्प की श्रेणी में आ गया। सर, अगर मीनाकारी और कुंदन कला की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत महीन कारीगरी है, हस्तकला है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या किस तरह की कला है, हस्तकला है ये? कहाँ ये ज़्यादा लोकप्रिय है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मीनाकारी राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध कला है। राजस्थान में मीनाकारी का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दरअसल 1564 ईस्वी के आसपास राजस्थान में जब जयपुर शहर का निर्माण हुआ, या उसके पहले आमेर किला का निर्माण हुआ, राजपूत राजाओं ने, कछवाहा राजपूत राजाओं ने वहाँ पर अपना महल बनाया। उसी समय एक वहाँ की कला संस्कृति, एक राजपूत शैली कह सकते थे, उसको कहा जाता है राजपूत शैली, एक हुआ। छोटी छोटी कलाकृतियाँ, मीनाकारी, वहाँ के जो आप आमेर किला को देखेंगे, जो राजस्थान की बहुत फेमस महल है, तो उसमें मीनाकारी का बहुत छोटे छोटे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं मीनाकारी में, और बहुत अद्भुत होती है। जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग बिहार की, उसी तरह से जो मीनाकारी है राजस्थान की बहुत लोकप्रिय है। और राजस्थान में मीना जनजाति के जो लोग हैं वो भी मीनाकारी में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। तो एक तरह से मीनाकारी राजस्थान की बहुत फेमस कला है और पूरे देश भर में उसकी आज ख्याति है। अगर जूट की बात करें तो जूट से भी कई जो सामान है वो बने हैं और वो लोकप्रिय रहे हैं, बिहार ही नहीं हर जगह। कास्ट की मूर्ति की बात करें तो वो भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। जूट के कौन कौन से जो सामान है वो बनते हैं, जूट के इस्तेमाल से करके कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हस्तकला में आती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा। एक समय बिहार जो है जूट उत्पादक राज्यों में सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ जूट का उत्पादन हुआ करता था। हालांकि आज बंगाल ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन बिहार में जूट कला जो है काफ़ी लोकप्रिय आज भी है। एक तो जब से प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगाया है, तो जूट बैग बड़े पैमाने पर आजकल निर्माण हो रहे हैं। उस पर मधुबनी पेंटिंग या टिकुली पेंटिंग, बिहार की जो अन्य पेंटिंग है, उसके बैग पर उसको बना के और उसको बड़े पैमाने पर खूब बिक्री होती है। इसके अलावा जूट से गुड़िया भी बनती है। डॉल, जो बिहार का गुड़िया उद्योग एक समय बहुत फेमस था, आज जूट की सहायता से गुड़िया उद्योग में भी क्रांति आई है और जूट का इस्तेमाल गुड़िया उद्योग में भी हो रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे खिलौने जूट से बनने लगे हैं और उनकी भी डिमांड है अभी हस्तशिल्प के बजाय। सर, आभूषणों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आभूषण को बनाने में, हस्तकला के द्वारा बनाने में बांस का इस्तेमाल, जूट का इस्तेमाल भी किया गया। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, किस तरह के आभूषण बनाए जाते थे इनको इस्तेमाल करके, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को रोशनी डालें इस पर। वर्तमान युग जो है वो बाजारवाद का युग है, इनोवेटिव आइडिया का युग है, डिजाइन का युग है। और जहाँ तक आपने आभूषण की बात की, आजकल नए नए हस्तशिल्प के क्षेत्र में डिजाइनदार आभूषण बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चूँकि महिलाओं की स्वाभाविक पसंद होती है आभूषण की। तो आज का जो समय है जिस तरह से, तो उसमें आप ताजुब करेंगे कि टेराकोटा, जो मिट्टी से जो निर्माण होता है, टेराकोटा से भी आभूषण का निर्माण हो रहा है। जूट से होता ही है, टेराकोटा से, सिक्की कला, जो तालाब किनारे जो घास उपजता है, उससे भी नए नए तरह के आभूषण धागा से तो बनते ही हैं। तो कई माध्यम हो गए हैं हस्तकलाओं के माध्यम, जो लोगों को पसंद है। पेपर मेसी का भी श्रृंगार सामग्री बन रही है। इसके अलावा टेराकोटा में बताया, पेपर मेसी में बताया, जूट में बताया, या फिर सिक्की कला में, सब में। अब तो पटना की महिलाओं ने टिकुली पेंटिंग में भी आभूषण का निर्माण करना शुरू कर दिया है। और मधुबनी पेंटिंग में भी, मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों ने भी आभूषण, छोटे छोटे जो कान में महिलाएं लगाती हैं या गले में पहनती हैं, उसको भी मधुबनी पेंटिंग से चित्रित करके बाजार में उतारा है। और सभी की बाजार में अपनी पहचान बनी है और एक डिमांड भी है।
सर, घर के सजावट की अगर बात करें तो कई तरह के ऐसे सामान हैं जो बांस के द्वारा बनाई जाती हैं, सिक्के के द्वारा बनाई जाती है। उसको घर को सजाने में बहुत इस्तेमाल, पहले जो लोग थे उतना इस्तेमाल नहीं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि हर लोग जो है वो जो हमारे जो हस्तकला है उसका इस्तेमाल करके अपने घर को, अपने घर की रूपरेखा बदलने की कोशिश करते हैं और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब दिन प्रतिदिन ये और लोकप्रिय होता जा रहा है और घर में एक अहम किरदार की तरह ये देखने को मिलता है। जी, हस्तशिल्पों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और स्वाभाविक रूप से जो हस्तशिल्प हैं उनके ड्राइंग उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको एक घटना बताता हूँ कि आज से करीब 8 साल पहले दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन होता है 14 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक साल प्रगति मैदान में। 2014 तक बिहार, हर देश के हर राज्य के उसमें भागीदार होते हैं, लेकिन बिहार को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला था। जब 2014 में मुझे जिम्मेवारी मिली कि दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है प्रगति मैदान में, उसमें बिहार की भागीदारी आपके तरफ लीडरशिप में होगी। जब मैं गया तो मेरे सामने चुनौती थी कि बिहार को करीब 40 सालों में कोई पुरस्कार नहीं मिला है, इस बार क्यों नहीं कोशिश करें कि कोई पुरस्कार बिहार को भी मिले। मैंने बिहार के कलाकारों से बात की और यहाँ से मिथिलांचल से और फिर गया के कुछ जगहों से करीब 35-40 कलाकारों को लेकर हम 1 महीना तक दिल्ली में रहे। और जो बिहार मंडप है, जो प्रगति मैदान में बिहार मंडप है, उसको बिहार की हस्तकलाओं से, चाहे टिकुली पेंटिंग हो, मधुबनी पेंटिंग हो, बम्बू क्राफ्ट हो या सिक्की कला हो, सभी कलाओं से पूरे मंडप को हमने सजाया। और बिहार की हस्तकलाओं से उस बिल्डिंग का इस कदर आकर्षण बढ़ा कि उस साल पहली बार बिहार को गोल्ड मेडल नसीब हुआ। तो बिहार के हस्तकलाएँ में इतनी ताकत है कि वो गोल्ड मेडल भी एक बार, उसके बाद से 5 बार बिहार को गोल्ड मेडल मिल चुका है। और लोगों का स्वाभाविक पसंद, आप कहीं एयरपोर्ट पर जाएं, लॉन्ज में कहीं बैठें, कहीं भी देखेंगे तो देखेंगे मधुबनी पेंटिंग जरूर दिखाई देगी। अब टिकुली पेंटिंग भी दिखाई देती है। या बिहार के जो अन्य हैं, जितने मंदिर में जाएंगे, आप मुंबई के किसी मंदिर में चले जाएं, अगर स्टोन की जो मूर्तियाँ देखते हैं तो मालूम चलेगा कि वो बिहार के पत्थरकट्टी की बनी हुई मूर्ति है। जयपुर में आप जाएं, वहाँ भी बिहार के बनी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। तो लोगों की पसंद बढ़ती जा रही है और हस्तकलाओं का आकर्षण बढ़ते जा रहा है और उनके ड्राइंग रूमों की शोभा बढ़ती जा रही है बिहार की लोक कलाओं से। सर, वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो क्या बिहार में या अन्य देशों में जो है हस्तकला की लोकप्रियता जो है क्या बढ़ी है? बिहार या देश में अलग अलग जो हस्तकलाएं हैं वो विदेश में भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। तो अगर वर्तमान प्रदेश में बात करें तो क्या है अभी, किस तरह का, क्योंकि अभी हर वर्ग के, हर जो उम्र के लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं ये जो कला है, हस्तकला है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। आज का जो युग है, ऑनलाइन का युग है, ऐसे समय में बहुत आसान हो गया है कि पूरे देश दुनिया के जो हस्तकलाएँ हैं उसको हम अपने इंटरनेट पर, अपने लैपटॉप पर बैठ के देश दुनिया के लोक कलाओं को हम लोग देख सकते हैं, उससे खरीदारी कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा मिला है कि देश के विभिन्न राज्यों की कलाओं को हम लोग अब घर बैठे ही खरीद सकते हैं और जानकारी ले पाते हैं। तो जो लोक कलाएँ बहुत प्रसिद्ध हुई हैं उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ी है। अब आपको ताज्जुब होगा कि बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है, इसकी जापान में भी बिहार का मिथिला म्यूजियम है जहाँ की बिहार की हस्तकलाएँ मिलती हैं। या लंदन में, यूएसए की बात होती है तो वहाँ भी जब भी एग्जीबिशन होते हैं बिहार की लोक कलाएँ कहीं ना कहीं वहाँ देखी जाती है। तो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मधुबनी आए हैं वहाँ से ख़रीदारी करें। भारत में तो कलाकार आपको हर राज्य में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप विदेशों में बैठे हैं, वहाँ से भी चाहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग खरीद करें, तो यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर देके ख़रीदा जाता है। तो इसी तरह से लोक कलाओं का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है। तो जो भी लोक कलाएँ अच्छी हैं वो लोकप्रिय होती जा रही हैं और उसका बिक्री भी बढ़ी है, चूँकि ऑनलाइन मार्केटिंग के युग में लोक कलाओं की मार्केटिंग काफ़ी
विकसित हुई है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, जानकारी प्रदान की हस्तकला के बारे में, लोक कलाओं के बारे में आपने हमारे दर्शकों को रूबरू कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप सभी का भी आभार कि हमारे माध्यम से बिहार की लोक संस्कृति को जानने समझने का मौका मिला। आज के अंक में हमने बात की हस्तकला की, मधुबनी पेंटिंग की विशेषताओं के बारे में जाना, बांस के द्वारा किन किन चीज़ों की उत्पादन होते हैं उनके बारे में जाना। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।